कहानी है प्रयागराज के एक गांव की, जिसका नाम था नैनी। नैनी गांव बेहद सुंदर और प्यारा था। वहाँ धीरज रहता था। वैसे तो धीरज अनाथ और गरीब था, लेकिन सब्जियां बेचकर अपना घर चलाया करता था। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, आ जाओ सब्जी ले लो। भैया टमाटर कितने के दिए? टमाटर तो 50 रुपए किलो है। इतना महंगा टमाटर मुझे नहीं लेना, मैं कहीं और देख लेता हूँ। दुकान खोले पूरा एक दिन हो गया था, लेकिन व्यापार बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। तब एक औरत वहाँ आई और कहने लगी, क्या आप मुझे अपनी सारी दुकान बेच सकते हैं? लगता है ये बड़े घर की बेटी है, मेरा पूरा दुकान खरीदने आई है। जी क्यों नहीं, सिर्फ 2000 रुपए में ये दुकान आप ले लीजिए। ये लो 2000 रुपए। वो औरत धीरज को पैसे देकर चली गई। पहले तो धीरज बहुत खुश हुआ, उसके बाद उसे पता चला कि वो नकली 2000 के नोट हैं। क्या जमाना आ गया है, कोई भला करना ही नहीं चाहता किसी का। थोड़े से पैसे जो आ रहे थे वो भी उस औरत ने लूट लिए। क्या करूं, कहाँ जाऊं? धीरज अपने दुकान लूटने से परेशान था ही कि वहाँ पर एक भिखारी आया और धीरज से कहने लगा, कुछ खाने को दे दो, अगर एक केला ही दे दोगे तो क्या हो जाएगा। देख बुड्ढे, मेरी दुकान पहले से ही लुट गई है, मुझे और परेशान मत कर। सिर्फ 4 दर्जन केला रखा है, अगर मैं तुझे ये भी दे दूंगा तो मैं रात को क्या खाऊंगा? मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है, तुम कुछ नहीं बस 2 केले ही दे दो। अगर इसे नहीं दिया तो यहाँ रहकर ये मेरा सर खाता रहेगा, इसे मैं केला दे ही देता हूँ। धीरज ने अपने पास रखे कुछ केलों में से उसे 2 केले दे दिए, जिसे खाकर भिखारी वहाँ से चला गया। जोरदार बारिश हो रही थी। इतनी तेज बारिश है, ठंड लग रही है, कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? अगर रात भर यहाँ रुक गया तो ठंड से मर जाऊंगा। तब भिखारी की नजर सामने वाले घर पर पड़ती है, जो धीरज का होता है। भिखारी हिम्मत बांधकर धीरज के घर पहुंचता है और कहता है, क्या तुम मुझे एक रात के लिए अपने घर में रख लोगे? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी मैंने थोड़ी सी मदद क्या की, तुम तो सर पर चढ़ रहे हो। रात हो चुकी है, बारिश भी बहुत ज्यादा है, मुझे ठंड भी लग रही है, बिजलियां कड़क रही है, बस एक रात के लिए ही जगह दे दो। अच्छा, आ जाओ। उस रात भिखारी धीरज के घर में ही रुक जाता है। सुबह हो जाती है, बारिश भी कम हो जाती है। धीरज की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो भिखारी सुबह सुबह ही अपने झोले में से मिर्चियाँ निकाल कर खा रहा था। तुम इतनी सुबह सुबह उठकर मिर्चियाँ क्यों खा रहे हो? आप उठ गए? ये मिर्चियाँ कोई ऐसी वैसी मिर्चियाँ नहीं है, इसे खाने से मुझे अब दिन भर भूख नहीं लगती। मुझे इससे क्या मतलब, तुम जाओ और अपना काम करो। चलो, सुबह हो गई और बारिश भी नहीं हो रही। भिखारी धीरज के घर से चला जाता है। धीरज सब्जी मंडी जाकर उसे दोबारा बेचने के लिए सब्जी की दुकान पर सब्जी लगाने लगता है। आ जाओ, ताजे सब्जियां ले लो, आ जाओ। पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन धीरज के दुकान से कोई भी सब्जी नहीं खरीदता। तब धीरज तंग आ जाता है और दुकान बंद करके घर जा ही रहा होता है कि उसकी नजर टीले पर पड़ती है, जहां भिखारी रात को सो रहा होता है। और तब धीरज कहता है, असली जिंदगी तो इसी की है, ना कोई फिक्र ना कोई काम, पूरा दिन यहाँ वहाँ घूमो, लोगों से पैसे मांगो, किसी ने दे दिया तो मौज, और सब अब दे ही देते हैं, और रात को मस्त आराम से सो जाओ। उतने में ही वहाँ पर एक सांप आ जाता है और उस भिखारी को काट कर चला जाता है। और दूर खड़ा धीरज ये सब चीजें देख लेता है। सांप काट लिया। अरे बाप रे, इसे तो सांप ने काट लिया। मुझे इसे एक सपेरे के पास लेकर जाना होगा।
धीरज भिखारी को अपने साथ लेकर आ जाता है और उसका इलाज करवाता है। सपेरा उस सांप के जहर को निकाल देता है। सही समय पर आपने ला दिया, वरना इनकी जान खतरे में आ सकती थी। ये आपके क्या लगते हैं? ये मेरे दुकान के सामने वाला भिखारी है। पता नहीं कब वहाँ से जाएगा। जब से आया है तब से मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। कुछ दिन बीत जाते हैं। भिखारी पहले से ज्यादा ठीक हो जाता है और धीरज से कहता है, तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हें एक उपहार दे रहा हूँ। मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि मैं एक भिखारी से उपहार लूंगा। ये मैं तुम्हारे फायदे के लिए ही कह रहा हूँ। भिखारी कुछ मिर्चियाँ निकाल कर धीरज को दे देता है और कहता है, ये कोई मामूली मिर्चियाँ नहीं है। बड़े सिद्ध पुरुषों के साथ रहने की वजह से ये मुझे मिले हैं। इससे तुम अपने खेत में बो दोगे तो तुम्हारी फसल में से हीरे की मिर्चियाँ निकलेंगी। क्या बकवास है? अगर ऐसा होता तो तुम खुद ना इसे इस्तेमाल कर लेते, मुझे थोड़ी ना देते। मैं एक सज्जन व्यक्ति को ही ढूंढ रहा था जो मुझे तुम में नजर आया है। ये जादुई मिर्चियाँ तुम्हारे पास ही रखो। भिखारी धीरज को मिर्चियाँ देकर वहाँ से चला जाता है और कुछ दिन बीत जाते हैं। अब भिखारी उस टीले या उसके आसपास कहीं भी नजर नहीं आता। धीरज उन मिर्चियों को देखकर सोचता है, क्यों ना मैं ये मिर्चियाँ एक बार बो कर देख ही लूं। कहीं उस भिखारी की बात सच निकली तो। धीरज उन मिर्चियों को लेकर अपने घर के आंगन में कुछ जगहों पे बो देता है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। उन मिर्चियों की फसल में से रोशनी आने लगती है। धीरज उसे देखकर वहां जाता है। ये रोशनी कैसी? इसे खोद कर देखता हूँ। लगता है मिर्चियाँ उग आई हैं। धीरज जैसे ही उन मिर्चियों को तोड़ता है, उसे वहाँ पर हीरे की मिर्चियाँ नजर आती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। उस भिखारी की बात तो सच निकली। ये तो हीरे की मिर्चियाँ हैं। फसल पूरी हीरे की है। मजा आ गया। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। धीरज उन हीरे की मिर्चियों की मदद से बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। नया घर, व्यापार सब कुछ खड़ा कर लेता है। अब उसके पास नौकर चाकर सभी होते हैं। आज उस भिखारी की मदद से मेरे पास इतना सब कुछ है, लेकिन वो कहाँ है ये मुझे नहीं पता। उस टीले के पास जाकर देखता हूँ, शायद वो मुझे वहाँ मिल जाए। मालिक, आप कहो तो आपके साथ मैं भी चलूं? तुम मेरे साथ आकर क्या करोगे भला? लेकिन इतनी जिद कर रहे हो तो चलो। धीरज और उसका नौकर उसी टीले के पास जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि भिखारी वहीं सो रहा है। धीरज उसे उठाकर उससे कहता है, तुम यहाँ सो रहे हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मुझे पता था तुम मेरे पास जरूर आओगे। मैं अनाथ बच्चा था जिसका कोई ठिकाना नहीं था। हर व्यक्ति मेरे नादानी का फायदा उठाया करता था। मैंने बस आपकी जान बचाई, उसके बदले में आपने मेरा जीवन ही बदल दिया। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलकर मेरे घर में रहें। मैं जरूर चलूंगा। मेरा भी इस जीवन में कोई नहीं है। मेरा एक बेटा था जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता था, इसीलिए मैं तुमसे ही मदद मांगा करता था। धीरज उस भिखारी को लेकर अपने घर चला आता है। हीरे की मिर्चियों की मदद से धीरज कई सारे व्यापार भी खोल लेता है और खुशी खुशी सुखी जीवन बिताने लगता है। सुजीत और मधु शहर के एक कारखाने में काम किया करते थे। शांति कल माँ को फोन किया था। अच्छा, कैसी तबीयत है उनकी? बोल रही थी कि आजकल उनकी तबीयत कुछ खास नहीं रहती। तो आपने क्या कहा? मैंने कहा कि डॉक्टर को दिखा आइए। अच्छा किया, एक बार डॉक्टर देख ले तो तसल्ली मिल जाएगी। वो भी है, पर फिर भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाँ जानती हूँ आपको उनकी चिंता हो रही है, पर हम काम छोड़कर जा भी नहीं सकते ना। हाँ वो बात तो है। खैर फिलहाल हम अपना काम करते हैं। सुबह से शाम तक दोनों सिलाई मशीन चलाया करते थे और ड्यूटी के बाद वही नजदीक की झोपड़ी में रहते थे और यही थी उनकी जिंदगी, रोज मेहनत करना और गरीबी में जीवन गुजारना।
एक रात सुजीत गहरी नींद में था कि उसे लगा जैसे उसकी माँ उसे पुकार रही है। सुजीत, बेटा सुजीत, लौट आ। माँ की आवाज सुनकर उसकी नींद खुल गई और वो पसीने में लथपथ माँ के बारे में सोचने लगा। हे राम, मेरी माँ ठीक हो। मधु की भी नींद खुल गई। क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? माँ मुझे पुकार रही है, जरूर कुछ गड़बड़ है, हमें गांव चलना चाहिए। ठीक है। सुबह की पहली बस पकड़कर दोनों गांव पहुँचे और घर पहुँचे थे कि सुजीत की माँ बिस्तर पे अपनी आखिरी सांसें लेती हुई। माँ, माँ। तू आ गया बेटा, भगवान ने मेरी सुन ली। तुझे देखे बगैर मैं कैसे मर सकती थी। माँ ऐसी बात मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं बेटा, मेरा आखिरी समय आ गया है, तुझे ये राज बता के मरूं, यही ख्वाहिश थी। कैसा राज? जादुई मिर्ची का राज। जादुई मिर्ची? मेरी अलमारी में एक लकड़ी का डिब्बा है, उसके अंदर मिर्ची के बीज हैं। जादुई मिर्ची, उसे खेतों में बो दे और मिर्ची उगा। जादुई मिर्ची तेरी हर इच्छा पूरी करेगी। इतना बोलकर सुजीत की माँ चल बसी। माँ! सुजीत और मधु फूट फूट कर रोए। माँ जी! कुछ दिनों बाद, आपको याद है ना, माँ जी ने हमें एक राज बताया था। हाँ मधु। ये रहे वो जादुई मिर्ची के बीज, हमें इन्हें खेतों में बो देना चाहिए। हाँ, पर इसमें काफी समय लगेगा। कोई बात नहीं, हो सकता है हमारी किस्मत बदल जाए। अगले दिन सुजीत और मधु दोनों खेत में गए और मिर्ची के बीजों को खेतों में बो दिया। अब हमें इन जादुई मिर्चियों के उगने का इंतजार करना होगा। मिर्ची के बीजों में क्या जादू था, ये तो उन्हें पता नहीं था, पर दोनों मिर्ची के पौधे के उगने का इंतजार करने लगे। खेतों में बीज बोकर दोनों थके हारे घर लौटे। थक गए? हाँ। और भूख भी लगी ही होगी। हाँ, तुम जल्दी कुछ बना दो। मधु रसोई में खाना बनाने लगी। कुछ और दिन इतनी मेहनत करनी होगी, फिर हमारी किस्मत बदल जाएगी। उम्मीद तो यही है। कुछ देर बाद दोनों ने खाना खाया और जादुई मिर्ची के ख्वाब देखते हुए दोनों सो गए। अगले कई दिनों तक वो दोनों खेतों में पानी डालने का काम करते रहे। ना जाने कब ये जादुई मिर्ची उगेगी। सब्र रखिए। जादुई मिर्चियों में क्या जादू होगा? पता नहीं, जो भी होगा अच्छा ही होगा। रोज दोनों दूर से खेतों तक पानी लाते थे और अब उनके खेतों में छोटे छोटे पौधे दिखने लगे थे। वाह, ये हुई ना बात। अब कुछ ही दिन में मिर्ची उगने लगेगी। हाँ, और इनमें क्या जादू है वो भी पता चल ही जाएगा। हाँ, इतने दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आज सुजीत और मधु के चेहरों पर मुस्कान आई थी। अगर तुम नहीं होती तो मैं अकेले कैसे ये सब करता। ऐसा क्यों सोचना, अब तो बस जादुई मिर्ची उगने का इंतजार है। हम दोनों ने इतनी मेहनत की है। हाँ। सुजीत और मधु को जादुई मिर्ची से बहुत उम्मीद थी, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि उनके साथ क्या होगा। अगली सुबह जब सुजीत अपने खेतों में पहुंचा, तो उसके खेतों में फसल लहरा रही थी। सुजीत को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं था। जादुई मिर्ची उग गई। सुजीत परेशान था। वो दौड़कर घर गया। मधु, जादुई मिर्ची उग गई। क्या? हाँ, सारी मिर्ची उग गई है। मधु और सुजीत दोनों खेत लौटे। मधु भी दंग थी। दोनों ने मिलकर जादुई मिर्ची तोड़ी। इनमें क्या जादू है? दोनों निराश हो चुके थे। घर चलते हैं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई जादू है। पर माँ जी ने कहा था तो जरूर उसमें कोई जादू होगा। दोनों निराश थे, पर फिर भी मधु ने कुछ मिर्चियाँ तोड़ ली। वो दोनों मायूस होकर घर लौटे। उन्हें लगने लगा था कि उनकी महीने भर की मेहनत बेकार हो गई। घर जाकर मधु खाना बनाने लगी और जैसे ही उसने दाल में मिर्ची डाली तो पूरी दाल सोने में बदल गई। ए जी, ये देखिए। सोना? जादुई मिर्ची का कमाल। इसका मतलब ये सच में जादुई मिर्ची है। इसे दाल में डालते ही ये सोने में बदल गई। हाँ, हमारे तो भाग्य ही खुल गए। अब हमें किसी बात की चिंता नहीं। हाँ माँ, धन्यवाद। उस सोने को बेचकर सुजीत ने बड़ा घर बना लिया। अब उन दोनों को खाने पीने की बिल्कुल चिंता नहीं थी।
जादुई मिर्ची ने हमारी जिंदगी बदल दी। कहाँ हम शहर के बाहर झोपड़ी में सिलाई करते थे और कहाँ हमारा खुद का बंगला है। ये सब मेरी माँ का आशीर्वाद है। हाँ, माँ जी ने हम दोनों का जीवन संवार दिया। जादुई मिर्ची ने सुजीत और मधु का जीवन बदल दिया। वो गरीब से अमीर बन गए। अब वो दोनों गरीबों की मदद करने लगे। गांव में किसी को भी कोई परेशानी होती तो वो उनके पास दौड़ा चला आता। बेटा, मुझे अपनी बेटी की शादी करवानी है, मेरी मदद कर दो। सुजीत और मधु दिल खोलकर लोगों की मदद करते, क्योंकि उनका धन कभी खत्म ही नहीं होने वाला था। जब भी उन्हें पैसों की जरूरत होती, वो खाने में जादुई मिर्ची डालते और खाना सोना बन जाता। शायद ये जादू इन्हें इसलिए मिला था कि सुजीत और मधु लोगों की मदद कर पाएं। जादुई मिर्ची का जादू कभी ना खत्म होने वाला जादू था। श्रवण और शांति शहर में मजदूरी किया करते थे। शांति, गांव से माँ का फोन आया था। क्या कहा माँ ने? बोल रही थी कि आजकल उनकी तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी है। तो आपने क्या कहा? मैंने डॉक्टर को दिखाने बोला है। अच्छा किया, एक बार डॉक्टर देख ले तो तसल्ली मिल जाएगी। वो भी है, मैं सोच रहा हूँ कि इस महीने ज्यादा पैसे मनी ऑर्डर कर दूं। माँ के इलाज में पैसे तो लगेंगे ही ना। हाँ बिल्कुल, चलिए अब मैं काम करती हूँ, वरना सुपरवाइजर देखेगा तो डांटेगा। हाँ हाँ। सुबह से शाम तक दोनों मजदूरी करते थे। श्रवण और शांति ने एक छोटा सा झोपड़ा किराए पर लिया था। शाम को काम के बाद वो लोग रूखा सूखा खाकर सो जाते थे और यही थी उनकी जिंदगी, रोज मजदूरी करना और गरीबी में जीवन गुजारना। एक शाम को श्रवण और शांति घर पहुंचे ही थे कि उनका पड़ोसी उनके पास आया। भैया, तुम्हारे गांव से किसी का फोन आया था, कह रहा था कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तुम्हें जल्द से जल्द गांव बुलाया है। हे राम। चलिए, अभी रात की बस मिल जाएगी हमें। हाँ। श्रवण और शांति ने रात की बस पकड़ ली और जल्दी जल्दी में अपने गांव के लिए निकल गए और अगली सुबह वो लोग अपने गांव पहुँचे। श्रवण की माँ रमा बिस्तर पर पड़ी थी। माँ, माँ। तू आ गया बेटा, तुझे देखने के लिए ही अब तक मैं जिंदा थी। माँ, ऐसी बात मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं बेटा, मेरा आखिरी समय आ गया है, तुझे और बहू को देख लूं, बस वही ख्वाहिश थी, अब वो पूरी हो गई। ऐसा मत बोलिए माँ जी। श्रवण, मेरी एक बात मानेगा? हाँ माँ, बोलो। मैं चाहती हूँ कि इन खेतों में हमारे पूर्वजों ने खेती की है, तू भी वहीं खेती कर और इस गांव को छोड़कर शहर ना लौटे। पर माँ, हमारे खेत तो बंजर हो चुके हैं। जानती हूँ, पर तेरे परदादा जी ने भी बंजर खेतों को ही उपजाऊ बनाया था, तू भी एक बार कोशिश कर ले। ठीक है माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, अब मैं खुशी से मर सकती हूँ। माँ। श्रवण की माँ ने अपना देह त्याग दिया। श्रवण और शांति फूट फूट कर रोए। कुछ दिनों बाद, आपको याद है ना, माँ जी की आखिरी इच्छा यही थी कि हम खेती करें। हाँ शांति, पर वो खेत बंजर हैं। कोई बात नहीं, हमने भी तो जिंदगी भर मजदूरी की है, मुझे यकीन है कि हम बंजर खेत को उपजाऊ बना सकते हैं। हाँ, बना तो सकते हैं, पर इसमें काफी समय लगेगा। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना आपका साथ देने के लिए। आशा है कि वो खेत उपजाऊ हो जाए। अगले दिन श्रवण और शांति दोनों खेत में गए। यहाँ तो बड़े बड़े पत्थर हैं, पहले हमें इन सबको हटाना होगा। हाँ चलो। शांति और श्रवण ने मिलकर बड़े बड़े पत्थर हटाए और फिर मिट्टी को पीटने लगे। इस मिट्टी पे तो बहुत मेहनत करनी होगी। हाँ, अगर तुम थक गई हो तो थोड़ी देर आराम कर लो। नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है,
तो फिर थोड़ी देर में घर चली जाना। तुम्हें खाना भी तो बनाना होगा ना। हाँ, लेकिन तब तक आपकी मदद तो कर लूं। दोनों हथौड़े से मिट्टी पीटते रहे। कुछ देर बाद शांति ने हथौड़ा वहीं रख दिया और घर के लिए निकल गई। शांति ने घर जाकर खाना बनाया। सांझ हुई और थका हारा श्रवण घर लौटा। शांति उसके लिए पानी ले आई। थक गए? हाँ। और भूख भी लगी होगी। खाना तैयार है। कुछ देर में खाता हूँ। शांति समझ गई कि श्रवण बहुत ज्यादा थक गया है और वो उसके हाथ दबाने लगी। कुछ और दिन इतनी मेहनत करनी होगी, फिर हमारे खेत भी उपजाऊ बन जाएंगे। उम्मीद तो यही है। कुछ देर बाद दोनों ने खाना खाया और थकान की वजह से दोनों सो गए। अगले कई दिनों तक वो दोनों खेतों को उपजाऊ बनाने में जुटे रहे। अब ये मिट्टी सही लग रही है, लेकिन अब भी मिट्टी में पानी की कमी है। कल से हम नहर बनाने का काम शुरू करेंगे। ठीक है। नहर बनाने का काम शुरू था। शांति और श्रवण ने अपने खेतों से नदी तक की नहर बनाई और तब जाके उनके खेतों तक पानी आया। वाह, ये हुई ना बात। अब कुछ ही दिन में हम बीज बो सकते हैं। हाँ, अब लग रहा है कि हमारे खेतों में भी जल्द फसल उगेगी। हाँ, बिल्कुल उगेगी। इतने दिनों की कड़ी मेहनत बाद आज श्रवण और शांति के चेहरे पर मुस्कान आई थी। अगले 2 दिन श्रवण और शांति ने आराम किया। श्रवण ने बीज भी खरीद लिए और फिर दोनों ने मिलकर बीज बोए। शांति घर से कुछ और बीज ले आई थी। वो कौन सा बीज है? ये धनिये के बीज हैं, मुझे घर में मिले। धनिये की फसल 8-10 दिनों में ही उग जाएगी। अच्छा है, कम से कम कुछ तो उगे। बीज बोना खत्म हुआ। कल से तुम्हें खेतों में आने की जरूरत नहीं है शांति। मैं खेतों में पानी सींच दूंगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। तुम नहीं होती तो मैं अकेले कैसे करता ये सब। लेकिन मैं हूँ ना, तो फिर ऐसा क्यों सोचना। अब तो बस फसल उगने का इंतजार है। हम दोनों ने इतनी मेहनत जो की है। हाँ। श्रवण और शांति को अच्छी फसल की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि उनके साथ क्या होगा। अगली सुबह जब श्रवण अपने खेतों में पहुंचा तो उसके खेतों में फसल लहरा रही थी। श्रवण को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं था। ये मेरे ही खेत है ना? श्रवण परेशान था। वो दौड़कर घर गया। शांति, फसल उग गई। क्या? हाँ, सारी फसल उग गई है। शांति और श्रवण दोनों खेत लौटे। शांति भी दंग थी। ये तो अद्भुत है। हाँ। फिर दोनों ने मिलकर फसल की कटाई शुरू की। सुबह से रात हो गई। अब घर चलते हैं, बाकी कल काटेंगे। हाँ, मैं बस थोड़ा हरा धनिया ले लूं, दाल बनानी है। शांति ने हरा धनिया तोड़ लिया। घर जाकर शांति ने दाल चावल बनाए और जैसे ही उसने दाल में हरा धनिया डाला तो वो दाल सोने में बदल गई। अजी, ये देखिए। सोने की दाल? ये धनिया मैंने दाल में डाला और दाल सोने की बन गई। इसका मतलब ये जादुई धनिया है। तुमने खेत में इसके बीज बोए थे, इसलिए एक रात में ही हमारी सारी फसल उग गई और अब इसे दाल में डालते ही ये सोने में बदल गई। हाँ, हमारे तो भाग्य ही खुल गए। अब हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं है। उस सोने को बेचकर श्रवण ने बड़ा घर बना लिया। अब उन दोनों को खाने पीने की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। अजी, आप नौकर क्यों नहीं रख लेते काम करने के लिए? अब तो हमारे पास सब कुछ है। आज हमारे पास भले ही सब कुछ है, पर एक वक्त था कि हमारे पास कुछ भी नहीं था। जादुई धनिया का एक बीज और हमारे खेतों ने हमारा नसीब बदल दिया। मैं जिंदगी भर अपने खेतों पर खुद ही काम करूंगा। और मैं आपकी मदद करूंगी। अमीर होने के बावजूद शांति और श्रवण किसानी करते रहे। ये तो उनकी सादगी थी। पैसा था, पर पैसे का अहंकार नहीं था।